हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज से इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th की केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है और मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के दृष्टिकोण से भी, और जब आप लोग क्लास 11th और 12th में जाएंगे उसके दृष्टिकोण से भी। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें आपके जो टोटल 5 चैप्टर हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इसका अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, यही दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो केमिस्ट्री का बेस है ये। मतलब इस दो चैप्टर पे, कार्बन पे और पीरियोडिक टेबल पे, जिसका कमांड अच्छा हो गया, समझिए कि वो 11वीं 12वीं में भी उसकी केमिस्ट्री अच्छी रहने वाली है। बात समझ में आई? तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी से ऊपर लेवल की चीजें भी बताऊंगा, ऊपर लेवल की चीजें भी सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, ताकि आप लोग कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम दें या किसी भी अच्छे लेवल का एग्जाम दें, एनटीएससी दें, ओलंपियाड दें, तो उसमें भी आपका ये काम करे। तो इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को, पीरियोडिक टेबल चैप्टर को, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट को लिखना है, इसके नोट्स भी आपको रखने हैं जो कि आपको 11वीं और 12वीं में काम आएगा। तो इसको एक अच्छी जगह नोट कीजिएगा और 11वीं 12वीं के लिए भी इस नोट्स को बचा के रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए भैया शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ है? सभी लोगों को याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है वो 14वें ग्रुप में है। देखिए यहाँ पे है ये कार्बन, छोटा सा हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बता रखा था, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, याद है ना? कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। तो हमें इस चैप्टर में मेन रूप से इसी कार्बन के बारे में पढ़ना है, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 एटॉमिक नंबर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी इसके इंपॉर्टेंस से हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप लोग 11वीं 12वीं में जाओगे ना, मतलब आप ये समझिए कि लगभग 35 से 40% केमिस्ट्री 11वीं 12वीं की सिर्फ कार्बन चैप्टर पर ही है, कार्बन टॉपिक पर ही है। 35 से 40% की केमिस्ट्री। तो जब आप लोग आगे जाओगे तो समझोगे वहां पे लगभग 7-8 चैप्टर हैं जो कि कार्बन से ही, कार्बन एलिमेंट से ही सबका लिंकेज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को नोट करना है, समझते चलना है। मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर करके ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को आगे भी इसकी जरूरत पड़े, तो आपका काम बिगड़े ना। तो देखिए, ये ग्रुप नंबर 14 जो है, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसकी खास बात जो है वो आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये सिलिकॉन का देखिए तो 14 होता है। जर्मेनियम का देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 32 है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कार्बन का कैसे करेंगे? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। सिलिकॉन का कैसे करेंगे? 2 8 4। अच्छा, जर्मेनियम का कैसे करेंगे? तो इसका करते हैं 2 8, क्योंकि दूसरे में 8 ही रह सकते हैं। और तीसरे में अब कितना चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा 18 और चौथे में चला जाएगा 4। ये मैं KLMN में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इस ग्रुप की खास बात क्या है कि अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और स्टेबल होने के लिए किसी भी सेल को सबसे पहली स्टेबिलिटी लाने के लिए लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
ये बात हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है तो 4। अब क्या करें, अब क्या करें? तो या तो ये अपना चारों का चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे और स्टेबल हो जाए, या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, पहली स्टेबिलिटी इसकी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं कि ये काम इसमें होता ही नहीं है। मतलब कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये बात अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पैशन रखिए, अभी मैं कार्बन टॉपिक ही शुरू कर रहा हूं, एक एक करके आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझाई जाएगी, सारी चीजें अच्छे से लिखवाई जाएगी। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो कार्बन के बारे में पहले छोटी छोटी बातें जो कि आपके एनसीईआरटी में लिख रखी थी, तो मैंने भी यहां पे लिख दिया है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या चाहें तो समझ भी सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर है। सबसे पहली बात कि कार्बन एक नॉन मेटल है। ये बात सभी को जानकारी है कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल। ओके, जो कार्बन का नाम है ये डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, एक लेटिन वर्ड है कार्बो, उसी से कार्बन बना है, ठीक है ना। कार्बो का मतलब होता है कोयल, कोयला, ठीक है ना, क्योंकि कोयला जो होता है, कोयला में मेन रूप से कार्बन ही होता है, तो इसीलिए इसका मतलब कोल होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसको आपको नोटबुक में लिखना है, चाहे तो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में जितनी चीजें भी यूज करते हैं ना, उन सब में कार्बन होता है, मैक्सिमम चीजों में। जैसे कोई फूड का आइटम दे लो, जैसे कोई भी अनाज ले लो, दाल ले लो, शुगर ले लो, शुगर ले लो, चीनी ले लो, चीनी, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब में कार्बन की मात्रा थोड़ी बहुत जरूर होती है। हमारा जो कपड़ा वाला है, कॉटन है, सिल्क है, ऊल है, या कोयला हो गया, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में कार्बन की मात्रा होती है। हम लोग जो एलपीजी यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको जरूर लिख डालना। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी लिख डालना, पूछ सकता है वो। तो इन सब में भी कार्बन की मात्रा होती है। हम बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं जिसमें कि कार्बन की मात्रा होती है, पेपर में, फिर पेपर से अगर किताब बना रहे हैं तो उसमें, रबर में, लेदर में। कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिसमें कि कार्बन की मात्रा कुछ ना कुछ जरूर होती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में यह भी बात लिखी गई है कि हमारी जो धरती है, हमारे धरती का जो अर्थ क्रस्ट है, इस पर भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मैंने आगे लिख रखा है ये बात कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उस पे 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स, इसी को हम लोग निकाल के और प्योर कार्बन करते हैं और फिर उसके बाद उसका हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो हमारे अर्थ के क्रस्ट पर भी, हमारे धरती पर भी, हमारे धरती में भी, मिट्टी में ये कार्बन की मात्रा मिली होती है। ये बात याद रखना कि कितना परसेंट होता है, 0.02%। अच्छा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कार्बन है। जो CO2 गैस होती है ना, CO2 गैस हम लोग छोड़ते हैं, रामदेव बाबा करते हो तो मारते हो सांस बाहर, तो क्या छोड़ते हो, CO2 ही छोड़ते हो, ठीक है। या कई सारे ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि CO2 प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये जो CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें कार्बन ही तो है। तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है और वो कितना है, 0.03%, ठीक है, गैस के फॉर्म में। तो यानी कि देखा जाए तो धरती से लेके, हमारी वस्तु से लेके और ऊपर आसमान तक हर जगह कार्बन है। अच्छा, ये कार्बन है तो हम इस कार्बन को पहचानेंगे कैसे कि किसी चीज में कार्बन है कि नहीं है? मतलब हम टेस्ट कैसे करें कि फलाने चीज में कार्बन है कि नहीं है, कार्बन की मात्रा है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मैं अभी आगे बता रहा हूं। फिलहाल ये पॉइंट आप देख लीजिए
कि ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कार्बन कंपाउंड से जितनी भी चीजें मिलके बनाई जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, उस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड में कार्बन की मात्रा होती है, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए 11वीं 12वीं में जब आप लोग जाओगे ना, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें लगभग 8 से 9 चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। और इसमें कार्बन के बारे में ही पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ा जाता है, जो कि लगभग 35 से 40% तक सिलेबस होता है 11वीं और 12वीं का। तो इस बात को हम लोग हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के, बहुत सारे चीजें जुड़ जुड़ के और अलग अलग वैरायटी की चीजें बनती हैं, वो हम लोग डिटेलिंग आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई कि कार्बन जो है हमारे अर्थ पर भी है, हवा में भी है, और हमारे आसपास जितनी भी वस्तु हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा है। ओके, गुड। हाँ, अब मैं जो बात कह रहा था कि हाउ टू टेस्ट, कैसे हम टेस्ट करेंगे कि गिवन मटेरियल कंटेन कार्बन और नॉट, कि कोई मटेरियल है तो उसमें कार्बन है कि नहीं है, इस बात को कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इस बात को ऐसे सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि टेस्ट टू शो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रेजेंस को शो करने के लिए आप टेस्ट कैसे करोगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है कि एनी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज अगर उसमें कार्बन है, अगर आपने उसको एयर में बर्न किया, जैसे कि देखिए मान के चलिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन है, ठीक है, तो उसको आप एयर में बर्न करोगे, तो एयर में बर्न करोगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का आप यूज करोगे, O2 का। अरे भैया बर्निंग करोगे, कभी भी किसी चीज को जलाओगे तो ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी, तो वहीं ऑक्सीजन यहां, तो कार्बन बर्निंग करने पर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो ये क्या होता है, CO2 गैस बनाता है। क्या बनाता है? CO2 गैस, जो कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी भी याद है आप लोगों को पहले से। जब इस CO2 गैस को, जब इस CO2 गैस को लाइम वाटर से आप पास कराओगे, लाइम वाटर सभी लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना, सभी लोगों को याद होना चाहिए लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर से जब इस गैस को पास कराओगे तो ये लाइम वाटर और CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की कलर सॉल्यूशन। ये भाई साहब मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी पढ़ाया है, आई थिंक एसिड और बेस में भी बताया है, और मेटल एंड नॉन मेटल में भी बताया होगा, मतलब ये कई बार यूज हुआ है। तो ये लाइम वाटर से रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसी में एक और रिएक्शन होती है कि अगर हमने एक्सेस CO2 पास कर दिया तो क्या होगा, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो वहां पे कलर नहीं मिलता मिल्की कलर, बल्कि मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, आप लोगों को याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये है कार्बन को टेस्ट करने का तरीका। मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि इस मटेरियल में कार्बन है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, तो कहना कि उस मटेरियल को हम लोग जलाएंगे, उससे जो गैस निकलेगी उसको लाइम वाटर से पास करेंगे, अगर वो लाइम वाटर मिल्की कलर हो गया यानी कि उस मटेरियल में कार्बन की मात्रा है, बात खत्म। अब कार्बन की मात्रा कितनी है ये आप इससे नहीं पता कर सकते हो, इसके लिए कोई दूसरा मेथड होगा जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना। इससे सिर्फ ये पता होगा कि कार्बन की मात्रा है, बस इतना ही।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की बॉन्डिंग, कि कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। ओके, अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं, कृपया करके सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो होता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। मैंने मेटल एंड नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि शेयरिंग करके बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयर करके बनता है। और जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम पे पहुंच जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। याद है ना, जैसे कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो क्लोरीन ले लेगा, तो Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, NaCl। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, ठीक है ना। अभी मैं डिटेल में इस पे बात करूंगा अभी आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ जाइए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो शेयरिंग वाला मामला होता है। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। अभी मैं यहां जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस हो जाओ। देखो, कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं कोवैलेंट बॉन्ड सिखाऊंगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है भैया, मतलब कि K L M N में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो K में 2, L में 4, M में 0, N में भी 0, क्योंकि 6 होता ही है कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो 2 इसमें 4 इसमें, खत्म। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बस यही तो होता है। ओके, तो इसके अंदर देखा जाए तो यहां पर 6 प्रोटॉन होगा, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, और बाहर की तरफ 6 निगेटिव चार्ज है। ऐसे ही तो होता है, अंदर 6 प्रोटॉन होगा यानी 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, और बाहर की तरफ 6 निगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला था कि अब ये अभी स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि यहां पर या तो 0 हो जाना चाहिए या यहां 8 हो जाना चाहिए, या तो 0 हो जाए या 8 हो जाए, तभी स्टेबल होगा ये। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये 0 होगा, यानी क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, या क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर 8 हो जाएगा? तो इसी के बारे में अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं ये बात कि भैया, टू अचीव स्टेबिलिटी, इस बात को सभी लोग जरा लिखिएगा ध्यान से, टू अचीव स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आइदर, या तो कार्बन क्या करे, लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन को, लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, या और गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन को। टू अचीव स्टेबिलिटी आइदर कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हो जाए, आयन बना ले, एंड मेक आयन एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आयन ही तो बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर 4 प्लस आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन 4 ले लिया तो कार्बन के ऊपर 4 माइनस आ जाएगा, तो आयन बनेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट दिस इज नॉट हैपेंड, बट दिस इज नॉट हैपेन, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये होता ही नहीं है ऐसा।
मतलब कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रीजन। किस बात का रीजन? कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो देखिए, सबसे पहला रीजन, इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉसिबल नहीं होता है कार्बन से कि 4 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और C4+ बन जाए। मतलब कार्बन है जिसका पहले 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के कार्बन 4+ यानी कि 2 0 ये नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए ये काम करने के लिए। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे देखो, मैं एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। जैसे देखो, कार्बन के पास 2 4 है, तो मान के चलो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां हो गया 2 3। फिर हम चाह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, तो ये पहला पॉजिटिव वाला जो है ना, जो पॉजिटिव चार्ज वहां बन गया है, वो रिपेल करेगा। वो क्या करेगा? क्योंकि देखो, अंदर अंदर अब क्या हो रहा है, अब निगेटिव नंबर की संख्या कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर की संख्या बढ़ रही है। तो पॉजिटिव हो गए ज्यादा और निगेटिव हो गए कम। तो ये क्या करेंगे, जो ज्यादा पॉजिटिव हैं वो कम निगेटिव को पूरी तरीके से बांध लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पूरी तरीके से जब बांध लेंगे तो वहां से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे तैसे करके, तो मान के चलो तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव बना दिया, सपोज डेट, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पॉजिटिव बढ़ गए क्योंकि 6 अंदर प्रोटॉन है। पॉजिटिव अंदर 6 प्रोटॉन है ना, लेकिन बाहर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 निगेटिव और 6 पॉजिटिव। तो 6 पॉजिटिव इस 4 निगेटिव को चारों तरफ से घेर लेगा। बात समझ में आ रही ना? पूरी तरीके से इनको बांध के रखेगा। तो दूसरा वाला, जब हम तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और चौथा वाला तो समझो कि बहुत मुश्किल काम है निकालना। तो इसीलिए C4+ नहीं बन पाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने ये दोनों बात लिख रखी है कि ये C4+ इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि एक बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एंड टू होल्ड 6 प्रोटॉन्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 4 प्रोटॉन निकल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और हैं अभी भी अंदर 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए कार्बन 4+ नहीं बना पाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के लिए यह भी पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब कि पहले कार्बन जो है वो 2 4 है, मतलब पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर C4- बन जाए और यहां 2 और 8 हो जाए, यह भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि यह पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, जैसे मान के चलिए कार्बन है, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया, तो यह कार्बन 1- बन गया। फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे, फिर से आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे, तो कार्बन के ऊपर पहले से एक निगेटिव ज्यादा है, तो दूसरा निगेटिव जब जाएगा तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि
निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, कहेगा नहीं चल भाग, निकल तू, भागो भागो, रिपल्सन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर बाई चांस मान के चलो तुमने दूसरा डाल भी दिया, दो निगेटिव हो भी गए कार्बन के ऊपर, तो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन डालने में तो समझिए कि नानी याद आ जाएंगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन वहां पहले से बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपल्सन करेंगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो भैया वो तो आप डाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कार्बन इसी कारण से 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है और 4 माइनस नहीं बन पाता है, C4 माइनस। इसके पीछे का रीजन आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर तुमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था और 4 तुमने दे दिया, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अब टोटल हो गए, और अंदर अभी भी 6 प्रोटॉन है। ये पॉसिबल है क्या कि 6 प्लस के साथ 10 निगेटिव हो? पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए ये दोनों रीजन ध्यान से समझ लीजिए। इसके ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल भी बनाए जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि क्या रीजन है कि कार्बन जो है आयन बना के आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। मतलब कार्बन आयन क्यों नहीं बन सकता, 4 प्लस या 4 माइनस, C4 प्लस या C4 माइनस क्यों नहीं बन सकता, और आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, इस बात को एक्सप्लेन करिए। आप लोग एक्सप्लेन कर देना इन दोनों पॉइंट से। ओके ठीक है, तो जब ये बात समझ में आ गई तो यहीं पे आप लोग चाहें तो यहां पे अब आप लोग लिख सकते हैं कि डेट्स वाई, इसी कारण से, मैं यहां पे लिख देता हूं डेट्स वाई। इस दो रीजन के बाद आप लोग लिख सकते हैं डेट्स वाई, इस कारण से कार्बन अचीव स्टेबिलिटी बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अब ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके पास अब रास्ता क्या बचा कि ये शेयरिंग कर ले। क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। अब शेयरिंग होता कैसे है ये मैं अब सिखाने जा रहा हूं। देयरफॉर इसी कारण से कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसी कारण से कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि कार्बन में स्टेबिलिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होके कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और जो हमने मेटल एंड नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड पढ़ रखा है उससे हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि सवाल कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में 2-4 डिफरेंस लिख दीजिए, या उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है 4-5 पॉइंट में लिख दीजिए। ठीक है ना? तो मैं वो भी करके दोनों का कंपेयर करके भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें शुरू कर देता हूं और फिर अगले पार्ट में करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सभी को याद है ना? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी कि मान के चलिए यहां पे सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, और मान के चलिए क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होता है, क्योंकि 17 होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेताब होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब होगा क्लोरीन। तो ये यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और +1 हो जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? -1, और ये दोनों मिलके बन जाते हैं NaCl। क्या बात समझ में आ रही है? सेम वैसे ही जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आता है, सभी को याद है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और मान के चलिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है,
और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारी बातें मैंने बता रखी है मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसी नॉन मेटल पे या किसी भी दूसरे एटम पे जाके पहुंच जा रहे हैं। मतलब एक एलिमेंट से मेटल निकल के दूसरे एलिमेंट पर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं भाई, तो कोवैलेंट बॉन्ड हम कहते हैं द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। आप समझना, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, तो दो एटम के बीच में या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये होगा कैसे, तो मैं इसके ऊपर लगभग 10-15 सवाल कराने वाला हूं, मैं 10-15 एग्जाम्पल आप लोगों को देने वाला हूं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा कैसे, किस तरीके से शेयरिंग होगी। इसके बारे में मैं अगली क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए अगली क्लास में मैं एग्जाम्पल दूंगा। यहां पे एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। बात समझ में आ रही है, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच। क्यों, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और नॉन मेटल उसको ले लेगा, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर दो एटम ऐसे हैं जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन फटाक से लूज कर दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन फटाक से गेन कर ले, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने की जो चाहत है वो ज्यादा हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड बनने की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा हो जाएगी और आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकाल पाते या जल्दी से नहीं गेन कर पाते या निकाल ही नहीं पाते या गेन ही नहीं कर पाते, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यानी कि आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। बात समझ में आ रही है। और कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। मतलब कि नॉन मेटल आपस में ही मिलजुल के बना लेते हैं। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब, क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 गैस बना लेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2 गैस बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 गैस बना लेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 गैस बना ले, तो वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ऑक्सीजन है, देखिएगा ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि ऐसा करो, तुम 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो मैं अब 8 हो गया। और ये कहेगा कि तुम अपना मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं भी 8 हो गया। देखिए, इसका 2 लेकर ये भी 8 हो गया और इसका 2 लेकर ये भी 8 हो गया, तो ये O2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आपको और ज्यादा आइडिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, तो इसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहीं से मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा, ठीक है, यहां से मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा। अभी मैं इस पार्ट को कर रहा हूं खत्म। ओके, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।
कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर पर अपना ज़्यादा ध्यान लगाइए और इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उस नोट्स को संभाल के भी रखिएगा, 11वीं 12वीं में बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।